अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग सऊदी अरमको इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर के स्कोप के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरमको में इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर का क्या स्कोप्स है। अगर आप एज अ सऊदी अरमको इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र इंस्पेक्टर अगर आप काम करते हैं तो आप इसमें कितना इनकम आप कमा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सऊदी अरमको का इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर के बारे में अब जानें तो सऊदी अरमको में 4 तरह के सर्टिफिकेशन होता है। इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र 2S, इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र 2T, इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 एंड इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर। तो 2S और 2T जो होता है वो अप टू 12.2 मीटर तक ही हम लोग टैग डाल सकते हैं। 2S जो होता है इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र सिस्टम में ही हम लोग सिर्फ टैग डाल सकते हैं अप टू 12.2 मीटर। अगर वहीं पे हम लोग 2T का बात करें इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र 2T का, तो वो ट्यूब एंड कपलर इसका फोल्डिंग में अप टू 12.2 मीटर तक ही हम लोग टैग डाल सकते हैं। अगर वहीं पे हम लोग इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 की बात करें तो इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 जो है वो किसी भी इसका फोल्डिंग को इंस्पेक्ट कर सकता है। इवन लाइट ड्यूटी हो, मीडियम हो, स्पेशल हो, अंडर हंग इसका फोल्डिंग हो, मोबाइल्स का फोल्डिंग हो, किसी भी इसका फोल्डिंग को इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 इंस्पेक्ट कर सकता है। वहीं पे इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर की बात करें तो वो भी किसी भी इसका फोल्डिंग को इंस्पेक्ट कर सकता है अबव 6 मीटर हाइट से ऊपर में हो, या फिर कोई भी स्पेशल हो, लाइट मीडियम ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी। अगर किसी भी इसका फोल्डिंग का हाइट 6 मीटर से ज़्यादा है तो उसको इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, किसी भी इसका फोल्डिंग, इवन स्पेशल इसका फोल्डिंग। तो ये 4 तरह का सर्टिफिकेशन है। लेकिन जो मार्केट में जो सर्टिफिकेशन में सबसे जो मोस्ट वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन माना जाता है वो इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 और इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर। इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 का जो वैल्यूएशन है वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो किसी भी इसका फोल्डिंग को इंस्पेक्ट कर सकता है, इसलिए उसका मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन है। इसमें इसका एग्ज़ाम का क्या है, इसमें एग्ज़ाम के लिए 2 फेज़ होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट जो होता है एक कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसमें लगभग 43 क्वेश्चन आते हैं और उसमें 2 ड्राइंग के होते हैं और 41 क्वेश्चन थ्योरी होते हैं, यानी वो भी ड्राइंग के ही मतलब कंप्यूटर टेस्ट ही रहता है, उसमें भी काउंट आता है। लेकिन टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 43 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 41 जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं और 2 जो होते हैं वो ड्राइंग से रिलेटेड है, ड्राइंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है, लेकिन उसका जो ऑप्शन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, आप उसको MCQs में ही उसको आंसर करने होते हैं। तो 2 ड्राइंग होता है, 41 आपके थ्योरी बुक से होता है। ये टोटल 43 है। इसके बाद अगर आप ये एग्ज़ाम में आपको जो स्कोरिंग है वो 80%, मिनिमम 80% होना चाहिए। अगर आप 80% स्कोर करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अगर आपका मार्क्स 80% से कम है तो आप एग्ज़ाम को फेल कर सकते हो, फिर आपको दोबारा से स्केड्यूल करना पड़ेगा। और वहीं पे आप अगर एग्ज़ाम में 80% से अबव स्कोर करते हैं तो आप पास होते हैं। फिर उसके बाद आपका एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जो सेकेंड स्टेप होता है। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट में आपको इसका फोल्डिंग का फॉल्ट्स दिए, इसका फोल्डिंग होते हैं, उसके फॉल्ट आइडेंटिफाई करने होते हैं। उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करके उसके जो करेक्टिव एक्शन होता है वो करेक्टिव एक्शन लिखने होते हैं। और जैसे कि उसमें भी सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है, जब आप फॉल्ट के लिए जाएंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए जाएंगे, तो परफॉर्मेंस टेस्ट में भी 2 इसका फोल्डिंग होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक अंडर हंग इसका फोल्डिंग या फिर सस्पेंडेड इसका फोल्डिंग होता है। इंडिपेंडेंट में कोई भी टावर्स का फोल्डिंग हो सकता है, मोबाइल्स का फोल्डिंग हो सकता है, ब्रिजेस का फोल्डिंग हो सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट में हो सकता है। और अंडर हंग में आपका सस्पेंडेड इसका फोल्डिंग या अंडर हंग इसका फोल्डिंग ही आपको मिलेगा। तो 2 इसका फोल्डिंग है। जब भी आप परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको 2 इसका फोल्डिंग का एग्ज़ाम देना, उसका जो करेक्ट फॉल्ट है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके करेक्टिव एक्शन लिखने पड़ेंगे। 2 कौन कौन से हैं? एक इंडिपेंडेंस और एक अंडर हंग। दोनों में से कोई एक आपको, दोनों ही मिलेगा, लेकिन दोनों में से एक एक इसका फोल्डिंग मिलेगा। इवन वो इंडिपेंडेंट, इवन और सस्पेंडेड, दोनों में से एक एक ही इसका फोल्डिंग मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे इसका फोल्डिंग होते हैं इंडिपेंडेंट के, अंडर हंग इसका फोल्डिंग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से इंडिपेंडेंट से आपको एक इसका फोल्डिंग असाइन किया जाएगा जिसके आपको फॉल्ट आइडेंटिफाई करने हैं और उसके जो करेक्टिव एक्शन है उसके लिए जो सही क्या है वो आपको मेजरली उसमें लिखना होगा। वही सेम टू सेम इवन आपका अंडर हंग इसका फोल्डिंग में भी एक, बहुत सारे अंडर हंग इसका फोल्डिंग होता है, लेकिन उसमें से एक आपको असाइन किया जाएगा, उसमें से एक इसका फोल्डिंग को आपको उसके फॉल्ट आइडेंटिफाई करके उसके करेक्टिव एक्शन देना। जब भी आप एग्ज़ाम में पूरे आप जो उसके फॉल्ट है, मेजर फॉल्ट है, वो मेजर फॉल्ट आइडेंटिफाई करके उसका करेक्टिव एक्शन
आइडेंटिफाई उसको रिटन लिखने के बाद में आप उसका रिज़ल्ट आएगा। अगर आप पास होते हैं तब जा कर के आपको स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र या फिर इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेशन इशू करेगा। जब तक आप परफॉर्मेंस टेस्ट पास नहीं करेंगे, आपका जो सर्टिफिकेशन है वो इशू नहीं किया जाएगा। इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट में मेजर सबसे जो लिखने होता है, उसमें मेजर फॉल्ट्स लिखने होते हैं, उसमें माइनर फॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन माइनर फॉल्ट्स वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको मेजर फॉल्ट चाहिए होते हैं। तो कम से कम जो फॉल्ट होते हैं वो मिनिमम जो होते हैं वो 5 फॉल्ट होते हैं, इससे कम फॉल्ट नहीं होते। मिनिमम जो है 5 फॉल्ट इसका फोल्डिंग में आपका होगा, वो भी मेजर फॉल्ट। और माइनर फॉल्ट को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया करते हैं। तो उसमें सबसे मेजर फॉल्ट होता है। मेजर फॉल्ट आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट यही है कि आप जब इसका फोल्डिंग का CSM या फिर हैंडबुक्स आप स्टडी करते हैं, तो आप उस स्टडी में ही उसके जो प्रोसीजर कहीं पे मेंशन किए, तो उस प्रोसीजर के हिसाब से, या फिर इसका फोल्डिंग का जो चेकलिस्ट होता है, फील्ड चेकलिस्ट होता है, उसको आप जब तक स्टडी करेंगे, उसको स्टडी करके ही आप उसके हिसाब से, जब इसका फोल्डिंग इंस्पेक्ट हम लोग जब फील्ड पे करते हैं, उसके हिसाब से जो प्रॉपर तरीके से आप इसका फोल्डिंग को सही से प्रोसीजर को इंस्पेक्ट करेंगे, तभी जा कर के आपको पता चलेगा कि मेजर फॉल्ट और माइनर फॉल्ट में क्या डिफरेंस है, और मेजर फॉल्ट क्यों लिखा जाता है, माइनर फॉल्ट को क्यों नहीं लिखा जाता है। तो जब आप इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र में ये टेस्ट, आपका परफॉर्मेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप सर्टिफिकेशन आपका इशू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मार्केट में अपना किसी भी कंपनी में आप एज ए स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र या स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर आप काम कर सकते हैं। तो एज ए स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर आप जब काम करने के लिए जाएंगे, तो मार्केट में क्या है कि अगर किसी भी आप नॉर्मल आउटसाइड किसी कंपनी में आप काम करें, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का एक अपना बेसिक सैलरी होता है। कंपनी उस बेसिक सैलरी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बेसिक सैलरी ही प्रोवाइड करता है। लेकिन आप अगर मार्केट में जैसे लाइक आज़ाद वीज़ा के थ्रू आप जाते हैं, बाहर काम करते हैं, तो उसका स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर का जो स्कोप है, उसमें जो परफॉर्मेंस आप रेट है पर आवर का, लगभग 110 to 120 रियाल पर आवर जो होता है स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 का मिलता है। 110 to 120 रियाल पर आवर रेट है। ये पर डे का रेट नहीं है, पर आवर है। 1 घंटे का जो होता है लगभग 110 रियाल से 120 रियाल आपको पर आवर पे करेगा दूसरी कंपनी। और अगर आप नॉर्मल 10 घंटे भी ड्यूटी करते हैं, तो आपको लगभग 1100 रियाल आप करते हैं। अगर वही आप इसको कैलकुलेट करें मंथ में, तो आप लगभग 33,000 रियाल पर मंथ आप इनकम कर सकते हैं। ये अगर इसको आप लोग एज अपने कंट्री में कन्वर्ट करेंगे, इवन इंडिया पाकिस्तान, तो आप इसको अपने अपने करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो है इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र जो है मिनिमम, ये जो मिनिमम मैं सैलरी बता रहा हूँ, लगभग आप 35,000 जो है पर मंथ आप इजीली कमा सकते हैं एज ए स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो अभी स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 का जो पर आवर का रेट है वो 110 to 120 रियाल है। इससे कम कहीं पे भी स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 का नहीं है। अगर आप लॉजिकली आप कैलकुलेट करेंगे, 110 रियाल अगर आप मिनिमम भी मार्क करते हैं पर आवर का, तो नॉर्मल जो है आप 10 घंटे भी ड्यूटी करते हैं, तो पर डे का आपका 1100 बनता है। पर डे अगर आप 1100 करते हैं, आप इनकम आता है, तो आप उसको 30 डेज़ वर्किंग करते हैं, तो 33,000 बनता है। अगर इसमें से 1-2 दिन भी आप ड्यूटी नहीं भी जाते हैं, तब भी आप 32-35,000 ईज़िली आप कमा सकते हैं। ये इस पैकेज स्कैफोल्डिंग से। अगर वहीं पे हम लोग स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर की बात करें, तो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का जो रेट है वो मार्केट में 140 to 60 रियाल है। मतलब 140 से 160 रियाल पर आवर का रेट है बाहर मार्केट में। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करें, तो 140 अगर आप मिनिमम मार्किंग करते हैं कि 140 रियाल आप मिनिमम वेजेस ले रहे हैं पर आवर का, तो आप 10 आवर ड्यूटी करते हैं, मिनिमम 10 आवर ड्यूटी करते हैं, तो लगभग 1400 आप पर डे आप ले सकते हैं। तो अगर वहीं पे अगर इसको हम लोग मंथ में कैलकुलेट करें, तो 42,000 लगभग बनता है। अगर आप मिनिमम भी जाएँ तो 40,000 अगर ईज़िली आप एज ए स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर में 40,000 आप इनकम कमा सकते हैं। अगर इसको आप अपना कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं पे भी अगर उसको, बांग्लादेश में अगर इसको एक्सचेंज करते हैं, तो आप अपने अपने करेंसी के हिसाब से एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग एक्सचेंज रेट है। तो आप, लेकिन जो मेन मोटिव क्या है कि एज ए सऊदी अरबिया में आप एज ए स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर लगभग कम से कम 40,000 रियाल आप कमा सकते हैं। इससे कम कहीं पे भी कोई रेट नहीं है स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का। तो ये स्कोप बहुत अच्छा है मार्केट में, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं उसमें।
लेकिन सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है इसका फोल्डिंग का एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन पास करना है, इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 और इंस्पेक्टर। क्यों? जो कंप्यूटर है बहुत ही ईज़ी है, कंप्यूटर का कोई उतना मसले नहीं होते हैं। जो सबसे बड़े मसले हैं वो परफॉर्मेंस टेस्ट का यानी प्रैक्टिकल का, जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि प्रैक्टिकल ही सबसे एक स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र या इंस्पेक्टर को बाकी 2S और 2T से डिफरेंस बनाते हैं, क्योंकि वो उसको जो फॉल्ट आइडेंटिफाई करना वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। क्यों? अगर आपको कोई भी जैसे सऊदी अरमको आपको अगर कोई सर्टिफिकेशन देता है तो इसका मतलब उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो जो सर्टिफिकेशन इशू कर रहा है तो उसको पूरा कम्पिटेंट है, उसको नॉलेजेबल है, 100% नॉलेजेबल है उसका स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। क्यों? आप जब स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें आप टैग डालेंगे तो आप उसको उस स्कैफोल्डिंग को आप ऑथराइजेशन दे रहे हो उस पर्सन को कि आप उस स्कैफोल्डिंग को यूज़ करो, वो 100% सेफ़ है। तो कोई भी सर्टिफिकेशन किसी भी अनक्वालिफाइड पर्सन को नहीं जाए, इसलिए परफॉर्मेंस टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें जो आपका क्वालिटीज़ है वो बाहर आते हैं। क्यों? एज अ फील्ड में काम करना और स्कैफोल्डिंग में जो फॉल्ट आइडेंटिफाई करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंस होता है कि आप स्कैफोल्डिंग में फ़ॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये एबिलिटी हर किसी में नहीं होता है कि आप स्कैफोल्डिंग का फ़ॉल्ट को आइडेंटिफाई करो। ये एबिलिटी कुछ लोगों में होता है जो कोई भी स्कैफोल्डिंग के फ़ॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई कर। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप किसी भी स्कैफोल्डिंग को जा करके आप फ़ॉल्ट आइडेंटिफाई करके बिल्कुल करेक्ट फ़ॉल्ट आप बता सकते। लेकिन ये एक्सपीरियंस आता है इसका, किसी पर्सन का कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं बन सकता है, हर आदमी बन सकता है। लेकिन उसमें क्या है कि उसको अपनी क्वालिटी को कुछ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, उसके वर्क को, अपना जो काम करने का तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसका स्कैफोल्डिंग, कोई भी स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसको तरीके से इंस्पेक्ट करें, उसको बॉटम से टॉप तक इंस्पेक्ट करें। और जो भी बॉटम से इंस्पेक्ट कर रहे हैं उसको ये मालूम होना चाहिए कि बॉटम का रिक्वायरमेंट क्या है, बेस प्लेट का रिक्वायरमेंट क्या है, किकर लिफ्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट लिफ्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रेस का रिक्वायरमेंट क्या है। ये सब चीज़ें उसको मालूम होगा तभी तो वो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट कर सकता है। तो स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर का स्कोप बहुत अच्छा है मार्केट में। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आप इसको एग्ज़ाम दें, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले मेरा यही सजेशन है, आप सबसे पहले जो हैंडबुक्स है CSM, GI, इन सब चीज़ को पढ़ें, स्कैफोल्डिंग नॉलेज लें, उसके बाद में आप स्कैफोल्डिंग के टेस्ट के लिए जाए। क्योंकि कंप्यूटर आप स्कैफोल्डिंग बुक और CSM GI पढ़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, उसके लिए एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सही तरीके से फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगा। अगर किसी भी भाई का किसी भी स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक का कोई कन्फ्यूज़न है किसी भी चीज़ का तो मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।